सर व्हाट इज सर स्टैटिकल की मतलब स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है क्या? बताओ, आप बताओ, जो आप जानते हो पहले आप बताओ, फिर बाद में मैं बताता हूँ जो मैं जानता हूँ। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि आप गलत हो सकता है कि हम दोनों कुछ कुछ हद तक सही हो, या पूरे ही सही हो सकते हैं। बताइए। सर वो स्टैटिकल का तो मालूम है सर कि भाई विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर मतलब तथ्यात्मक यानी कि डाटा के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। स्टैटिस्टिकल का मतलब ये होता है सांख्यिकी, हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी। और सांख्यिकी से मतलब ये है कि जहां पर हमारे पास में खूब सारे नंबर्स हो। दिस इज सिंपली दी, आप ये कह सकते हो कि हमारे पास में वहां पे खूब सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज। और आप कह सकते हो, जब मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं तो वो न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं, वेरियस पैरामीटर्स हो सकते हैं। अब पैरामीटर्स कौन से, अगर मैं फिजिक्स के अंदर बात करूं तो वो हमारे पैरामीटर्स प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, देन हमारे पास टेम्परेचर हो गया, डीवीटी, है ना, चीजें हैं। इसके अलावा हमारे पास में केमिकल पोटेंशियल हो गया, म्यू, केमिकल पोटेंशियल हो सकता है। और ये सारी चीजें अगर मेरी अच्छा, जब मैं किसी एक गैस की, दो गैस की बात कर रहा हूँ तो गैस का टेम्परेचर अलग है, उसका प्रेशर अलग, उसका वॉल्यूम अलग, उसका केमिकल पोटेंशियल अलग। तो जब दो अलग अलग गैसें हैं, दोनों गैसेज को एक अलग अलग बॉक्स पर मैंने रखा, बॉक्स ए एंड दूसरा बॉक्स बी, और इन दोनों को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया। जब मैंने दो बॉक्सेस को आपस में कनेक्ट किया, हो रहा है गैस ए उधर जा रही है, गैस बी इधर जा रही है, तो इनमें चेंजेज हो रहे हैं। और वो चेंजेज किस तरह के हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे खूब सारे एटम्स हैं, खूब सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास में यहाँ पर है। तब यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल्स की इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में न्यूमेरिकल वैल्यूज, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यूज आई, खूब सारी मेरे पास में वैल्यूज आ रही है। या इसकी वेलोसिटीज की मैं बात कर सकता हूँ। वेलोसिटी हो गई v, इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी v1, v2, v3, v4। तो ये हमारे पास यहाँ पे खूब सारे पैरामीटर्स आ रहे हैं। और इन पैरामीटर्स को अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो मैं जिस फिजिक्स को, उस फिजिक्स को हम नाम क्या देंगे? क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, आप इतने सारे पैरामीटर्स को एक साथ में ले नहीं सकते हो। आप उनको क्या करोगे? उनकी एक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करोगे, उनकी एक सांख्यिकी से कैलकुलेशन करोगे, उसकी एक प्रोबेबिलिटी निकालोगे कि भाई, जैसे है ना, मतलब आपके पास जैसे हमारे ग्राउंड के अंदर जब आप खेल रहे थे, स्पोर्ट्स हो रहे थे, तो हजारों बच्चे थे। अब हजारों बच्चों को आपको देख के दूर से ही बता रहा है कि कितने उसमें लड़कियां कितनी है, कितने बॉयज हैं, कितने सरदार हैं, या कितने कोई दूसरे हैं। तो आपने एक अनुमान लगाया। तो स्टैटिकल फिजिक्स में बेसिकली हमारे पास में लार्ज नंबर ऑफ डेटा होता है, और उस लार्ज नंबर डेटा से हम कुछ अनुमान लगाते हैं, हम कुछ प्रोबेबिलिटी और कुछ इस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि मीन्स ये चीज इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। तो ये है हमारी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। आप क्या यही जानते थे या कुछ मैंने गलत बताया है? मैंने सही बताया सर। ठीक है, बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना? हाँ सर। ठीक है। तो अब स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की अगर और मैं डिटेल में बात करूं तो चूंकि अब भाई ये आपको सर, वो दो सर पढ़ा रहे हैं, अब मैं तीसरा सर पढ़ाऊं तो ठीक नहीं लगता है, तो मैं मोटी मोटी बात कर लेता हूँ, तो दैट एक क्लियर आइडिया लगे आपको भी, और आपको भी मालूम पड़े कि मुझे कितना आ रहा है, हम किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर लाइक आपकी जैसे ये फर्स्ट जो यूनिट है, जी सर, फर्स्ट यूनिट थर्मोडायनेमिक्स की आ गई, टेम्परेचर है, थर्मोडायनेमिक्स लॉज है। अब यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल और वो सारा यहीं से हमारा आएगा। हमारे पास क्या क्वांटिटीज आ रही है, इसी से हमारी एंट्रोपी डिसाइड होती है। एंट्रोपी व्हाट इज एंट्रोपी? आपके हिसाब से एंट्रोपी क्या है? व्हाट इज एंट्रोपी? ये सिस्टम, ये जो निकाय है ना, निकाय की यादृच्छिक अव्यवस्था का माप ही एंट्रोपी है। जितनी अव्यवस्थित होगी ना तो एंट्रोपी का मान ज्यादा होगा, और एक आदर्श निकाय होगा उसकी एंट्रोपी शून्य होगी। यानी सारा मतलब टोटल व्यवस्थित होंगे, टोटल तंत्र में कण होंगे जो। ठीक है।
ठीक है। एंट्रोपी को और मैं अलग अलग तरीके से बताऊं आपको। आपने क्या किया, सिक्के लिए, 4 सिक्के ले लिए, 4 मतलब 1 रुपए के आपने सिक्के लिए। अब वो चारों सिक्कों में सभी के ऊपर हेड आए या सभी के ऊपर टेल आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4 अगर आपके पास सिक्के हैं, मैं नाम देता हूं A B C D, ठीक है। पहले पे है, दूसरे पे टेल, दूसरे पे भी चलिए हेड आ रहा है, तीसरे पे हेड आ रहा है, चौथे पे हेड आ रहा है। दूसरी कंडीशन हेड टेल 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 हेड टेल टेल, देन आपके पास में टेल टेल हेड टेल, इस तरह से। अब मैं ये बहुत लंबी सीरीज बन जाएगी, इसको अगर 16 कंडीशन होगी, कंडीशन हो रही है ना। अब इन 16 कंडीशंस में हमारी एक्चुअल कंडीशन हमको क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि सभी के ऊपर हेड हेड आए। अब ये हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सबके अंदर बहुत 1/16, 1/16। तो इस प्रोबेबिलिटी आ रही है, ये प्रोबेबिलिटी हमारी सबसे कम है। जबकि बाकी ये सारी पोजीशन जो है वो हमारी क्या है? डिस्टर्ब्ड पोजीशंस है। ये सारी हमारी इरेगुलर, नॉट इरेगुलर इरेगुलर हमारी ये कॉम्बिनेशंस है। जबकि हमें जो चाहिए, हमारा डिजायर्ड कॉम्बिनेशन है, ये हमें चाहिए। तो जो डिजायर्ड कॉम्बिनेशन है उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास है कम है। दैट मीन्स हमेशा हमारा सिस्टम, जो हमारा सिस्टम है वो मूव करने की कोशिश करता है इस डायरेक्शन के अंदर। मीन्स जो हमारा डिस्टरबेंस है, मीन्स अव्यवस्था की तरफ जाने की कोशिश करता है, और इसके चांसेस हमारे कम रहते हैं। डिजायर्ड के हमारे चांसेस कम रहते हैं। इसी चीज को मैं एक दूसरे ढंग से आपको समझाऊं। इस रूम के अंदर जहां मैं अभी खड़ा हूं, यहाँ पर एयर अभी सब जगह फैली हुई है। अब ये एयर किसी एक डायरेक्शन, एक जगह जाकर, पूरी एयर इस रूम की एक जगह जाकर इकट्ठी हो जाए, उसके चांसेस बहुत कम है। अगर एक जगह जाके खड़ी हो जाती है, पूरी हवा एक जगह चली जाती है, इसका मतलब क्या हो गया? सिस्टम में उसने एक लोकेशन पे सारी हवा अगर आ गई, मीन्स वो मैं चाहता हूं वैसा हो, वो एक बहुत सुव्यवस्थित व्यवस्था होगी, वो नहीं हो रहा है। पूरी हवा सब जगह फैल रही है। इवन इस रूम की साइज को अगर मैं बड़ा कर देता हूँ, साइज चेंज कर देता हूँ, तो हवा और ज्यादा फैलेगी। वो हमारी अव्यवस्था की तरफ हम जा रहे हैं। दूसरा इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल और मैं आपको दूं, दूसरा एक अच्छा सा एग्जाम्पल जो मैं हर बार देता हूं, हमारे कार्ड, प्लेइंग कार्ड, जो हम वो ताश के पत्ते जो है, अब ताश के पत्ते की गड्डी को आप जब मार्केट से लेकर आए हो, पूरी व्यवस्थित होती है ना, मतलब चारों कलर अलग अलग, चारों जो टाइप्स है वो अलग अलग होती है। अब आपने एक बार उसको शफल कर दिया, क्या वो ऑटोमेटिकली वापस उस पोजीशन में जाने की कोशिश करेंगे जो उनकी एक्चुअल पोजीशन है? ऑटोमेटिकली नहीं। और जितनी बार आप उसको शफल करोगे, उतनी बार आपको नई व्यवस्था मिलेगी, और नई व्यवस्था जो है पुरानी वाली व्यवस्था से, पुराने वाले जो ऑर्डर है उससे और ज्यादा बिगड़ती ही जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत मतलब क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे 1/16 चांस आ रहे हैं, उसके चांसेस हमारे बहुत कम है कि अब जब आप बार बार उसको शफल कर रहे हो, ठीक है, और सारे पत्ते ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाए। ऑटोमेटिकली अरेंज होने के चांसेस बहुत कम है। हमारा पूरा सिस्टम मूव करता है, सिस्टम जो है वो ऑर्डरली स्टेट से मूव करता है डिसऑर्डर्ड स्टेट में, डिसऑर्डर्ड स्टेट के अंदर मूव करता है। और डिसऑर्डर स्टेट में जिस तरह से मूव करता है उसको हम डिफाइन करते हैं। कैसे मूव कर रहा है, क्या हो रहा है, इसको हम डिफाइन करते हैं एंट्रोपी से। चाहे कोई भी सिस्टम हो, सारा डिसऑर्डर की तरफ जाने की कोशिश करता है। अब डिसऑर्डर की तरफ ही जाने की क्यों कोशिश करता है? क्यों नहीं ऐसा होता है कि हम डिसऑर्डर से ऑर्डर की तरफ जाएं? ये क्यों नहीं होता है? तो इसका नहीं होने का कारण है, हमारी हर बार आदत ये रहती है कि हम लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में रहे। हम कभी भी, जैसे ही मैं ऑर्डर्ड स्टेट में जा रहा हूं,
जैसा मैंने इस रूम के अंदर कहा, रूम के अंदर सारी हवा एक कॉर्नर के अंदर जाके इकट्ठी हो जाए, वो कब पॉसिबल होगा? जब सारे हवा के मॉलिक्यूल अगर एक जगह रह रहे हैं तो वो ऑर्डर व्यवस्था हो गई, और ऑर्डर के अंदर क्या हो जाएगा, वो बाउंडेड हो गए, उनके ऊपर कोई फोर्स एप्लीकेबल हो गया, उनके ऊपर कोई एनर्जी एप्लीकेबल हो गई, कोई पोटेंशियल एप्लीकेबल हो जाएगा। तब उस केस में कोई भी आदमी किसी के बाउंडेशन में रहना पसंद नहीं करता है। हम चाहते हैं कि हम फ्री रहे, हमारे ऊपर आजादी रहे, हम लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहना चाहते हैं। लाइक अगर बच्चों को ग्राउंड में खड़ा कर दिया जाए तो जब तक पीटीआई नहीं होगा वो सारे लाइंस में खड़े नहीं रहेंगे। जैसे ही पीटीआई दूर गया तो क्या होता है, सारे बच्चे बिखर जाते हैं, वो अपने अपने ग्रुप बना लेंगे, इधर उधर घूमने लग जाएंगे। और अगर उनको वापस लाइन में खड़ा करना है तो वो ऑटोमेटिकली कभी खड़े नहीं होंगे जब तक कि उनके ऊपर कोई बाहरी एक्सटर्नल प्रेशर फोर्स आप अप्लाई नहीं करोगे। जब तक पीटीआई नहीं आएगा वो लाइन में खड़े नहीं होते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ कि आपके पास में सिस्टम हमेशा ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है, डिसऑर्डर से ऑर्डर की तरफ नहीं जा सकता है। बिकॉज क्यों नहीं जा सकता है? बिकॉज इट इज अ टेंडेंसी ऑफ, बिकॉज इट इज अ टेंडेंसी ऑफ सिस्टम to remain or to move towards lowest energy or lowest favorable position, lowest favorable condition, lowest favorable condition की तरफ जाने की कोशिश करता है। ये कारण है। तो कभी भी हमारा सिस्टम ऑर्डर नहीं मिलेगा, और जब ऑर्डर नहीं है, डिसऑर्डर है, तो डिसऑर्डर किस रेट से हो रहा है और क्या कैसे हो रहा है वो हमारी एंट्रोपी डिसाइड करती है, और इसी टर्म को हम एंट्रोपी कहते हैं। एंड एंट्रोपी का फॉर्मूला, अब एंट्रोपी कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती है, एंट्रोपी कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होगी। एब्सोल्यूट एंट्रोपी नहीं होने का मतलब क्या हो गया कि एंट्रोपी बेसिकली है क्या? इट इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर, इट इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर। तो मेजर ऑफ डिसऑर्डर का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए मैंने यहाँ पे नंबर लिखा ए बी डी सी एफ, ये मैंने नंबर लिखा, ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ तो ऑर्डर है, ठीक है। अब क्या ऑर्डर है नहीं मालूम है, हमें नहीं मालूम है कि इससे पहले क्या ऑर्डर था, अभी ये ऑर्डर है, तो इसकी कुछ एक एंट्रोपी हुई मेरे पास में S1। दूसरा, इससे मैं ट्रांसफर हो गया, अब मेरी पोजीशन चेंज हो गई A B D F C। तो अब क्या हुआ, ये पोजीशन नई आ गई। कब आई? जब मेरे पास में पुरानी पोजीशन थी। अगर ये नहीं होती तो मेरे पास में, मुझे क्या मालूम, ये नहीं है तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है। मुझे खट्टा या मीठा कब मालूम चलेगा? जब मैं कुछ दूसरा खा चुका हूँ। खट्टा खाने से पहले अगर मैं मीठा खा चुका हूँ तब मुझे फर्क मालूम चलेगा। मेरे पास एक रेफरेंस सिस्टम होगा तब मुझे मालूम चलेगा। तो इस सिस्टम से इसमें आने पर, ये मैं इसको लिख देता हूँ S2 थोड़ी देर के लिए। तो ये सिस्टम मुझे कब मालूम पड़ेगा? जब मेरे पास में ये हो। दैट मीन्स जो एंट्रोपी है, ये एंट्रोपी एक रिलेटिव क्वांटिटी है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। ये S1 लिखना गलत है, S2 लिखना गलत है, हमको लिखना होता है डेल S। हम इसको डेल S लिखेंगे, कभी भी S1 S2 नहीं लिखा जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, इट इज रिलेटिव क्वांटिटी, रिलेटिव क्वांटिटी, ठीक है। और ये हुआ डेल एस, एंड डेल एस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? सिस्टम की एनर्जी एंड उसका टेम्परेचर, दैट इज क्यू TdS होगा, डेल क्यू बाई टी। सिस्टम की एनर्जी में जो है मीन्स पहले की एनर्जी और अभी की एनर्जी का डिफरेंस डिवाइड बाय टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पर ये चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। गॉट इट? तो समी को चेक कर लेता हूँ, समी आया नहीं आया।
ये तो आपकी फर्स्ट यूनिट की अभी हमने बात की है। अब एक सेकंड रुको, नेक्स्ट आ जाता है अब हमारा नेक्स्ट एनसेम्बल्स। एनसेम्बल्स क्या है, कुछ बताया अभी तक? नहीं सर, एनसेम्बल बताया सर। हाँ, क्या है एनसेम्बल्स? वो ही सर, जो वो ये निकाय है ना तंत्र का, उसमें एक में क्या होगा, उष्मा का आदान प्रदान करेगा, और उसमें एक में तो उष्मा का और द्रव का दोनों का आदान प्रदान होगा, एक में उष्मा का होगा द्रव का नहीं होगा, और तीसरे में क्या होगा कि उष्मा का भी आदान प्रदान होगा और द्रव का भी होगा। बेसिकली यहाँ पे अब हमने ये, अगर आपने बीएससी में पढ़ा है तो बीएससी के अंदर हम ऑलरेडी सिस्टम्स डिजाइन करते हैं, सिस्टम की वहाँ पे डेफिनेशन देते हैं। ऐसा सिस्टम जो हमारे क्या कह सकते हैं उसको, एक्सटर्नल से अटैच नहीं है, एक्सटर्नल से अटैच है। दो सिस्टम अगर मैंने ले लिए, वो कपड़ा उतार ले हमारा, है ना, तो अब इसको एक सेकंड में इस पेन में थोड़ी इंक भर दूं, फिर बताता हूँ। मैंने क्या किया, जो अभी मैंने पहले बनाया था, मेरे पास में एंसेम्बल का बेसिक मतलब यही है कि सिस्टम्स है। यहाँ पे सिस्टम किस तरह का कि मेरे पास में दो सिस्टम्स, दो अलग अलग चैम्बर्स, गैस चैम्बर एंड गैस बी, और इसके अंदर मेरे पास में गैस भरी हुई है, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हो गए, फ्लूइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। जब इसके में ये सारे आ गए इन सब, और दूसरी गैस जो है, दूसरा चैम्बर जो है, उसमें ये दूसरे पार्टिकल्स हो गए। इनके अंदर हम यहाँ पर जो बीच में मेम्ब्रेन लगा रखी है, क्या आपस में एक दूसरे में पार्टिकल आ जा सकते हैं, या सिर्फ का, या तो यहाँ पर हम एनसेम्बल्स डिफाइन करते हैं। कौन कौन सा? कैनोनिकल, दूसरा कैनोनिकल, और तीसरा माइक्रो कैनोनिकल। अब बताओ कौन सा क्या है? कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल, बेसिकली मैंने पहले माइक्रो लिखना था, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल एंड ग्रांड कैनोनिकल, तीनों में माइक्रो कैनोनिकल क्या होता है बताओ? माइक्रो में ये होगा सर, ऊर्जा का तो ट्रांसमिशन होगा। माइक्रो के अंदर ऊर्जा का ट्रांसमिशन होगा, दैट मीन्स क्यू। क्यू, और सिर्फ ऊर्जा का होगा? हाँ सर। अच्छा ठीक है। देन कैनोनिकल में? कैनोनिकल में सर ये होगा, इसमें होगा सर शायद, उसमें एक में टेम्परेचर का होगा सर, इसका वॉल्यूम का होगा, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, द्रव को क्या बोलते हैं इंग्लिश में सर? पार्टिकल। हाँ, पार्टिकल का ट्रांसफर होगा। ठीक है, पार्टिकल्स का होगा, दैट इज एन। और अच्छा, जब पार्टिकल का ट्रांसफर हो रहा है तो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा? नहीं सर। जब पार्टिकल इधर से इधर आ रहा है, दोनों पार्टिकल आपस में एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं, तो क्या उसके साथ में एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा? नहीं सर। क्यों नहीं होगा? ऐसा कोई है उदाहरण आपके नजर में जिसके अंदर पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं हो रहा है? सर उदाहरण तो ये नहीं पढ़ा, लेकिन ये पढ़े हैं, निकाय पढ़े हैं, जो रुद्धोष्म निकाय, विलगित निकाय, ये पढ़े हैं मैंने। तो उनमें दे रखा है कि भाई ये रुद्धोष्म में तो क्या होगा, ऊर्जा एनर्जी, मतलब द्रव का भी ट्रांसफर नहीं होगा और एनर्जी का भी नहीं होगा। और उसमें विलगित में क्या होगा
कि आप है ना द्रव का तो ट्रांसफर नहीं होगा, उसका होगा, ऐसे पढ़ रखा है। अब ये मालूम नहीं कि क्यों नहीं होता सर। चलो ठीक है। नाउ निकल। इसमें सर दोनों का ट्रांसफर होगा, केमिकल मतलब ये होगा, पार्टिकल का भी हो जाएगा और एनर्जी का भी हो जाएगा। अच्छा, Q एंड N बोथ। हाँ तो अब इन कैनोनिकल को बनाने का कारण क्या है? इसको हम ऐसा क्यों इसको हम काम में ले रहे हैं? कैनोनिकल्स को हमने क्यों अलग अलग ये बनाया, क्यों हम इसको स्टडी कर रहे हैं? सर ये स्टडी है ना, नेचर की स्टडी कर रहे हैं हम, यानी कि प्रत्येक की फिजिकल प्रॉपर्टी कर रहे हैं। जैसे कोई भी मेटल है उसके बारे में हम डिस्कस, जैसे एयर में जाते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट बनाए तो उसकी फिजिकल यानी कि हीट का कितना ट्रांसफर करेगा, कितना एनर्जी का करेगा, ये उसमें करेंगे, इसके लिए कर रहे हैं सर, इसकी नेचर जानने के लिए। अच्छा भाई, जहाँ तक आपने ठीक बताया होगा, क्योंकि मैं अभी इस सब्जेक्ट के टच में नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जैसे ही आपके पार्ट स्टार्ट करते हैं, इसे चलिए माइक्रो केमिकल के, जब आपकी एनर्जी आपका, आप कह रहे हो कि सिर्फ क्यू ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो क्या इसके साथ में दूसरी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर नहीं होगी? मुझे अभी इसमें माइक्रो कैनोनिकल में याद नहीं आ रहा है, मैंने बहुत साल पहले पढ़ाया था। कैनोनिकल के अंदर आप कह रहे हो पार्टिकल ट्रांसफर हो रहे हैं, जब पार्टिकल ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसके साथ में इनका जो पोटेंशियल है ना, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल जो है न्यू, केमिकल पोटेंशियल जो है वो केमिकल पोटेंशियल भी चेंज होगा। और जब पार्टिकल ट्रांसफर हो रहे हैं तो आपका प्रेशर भी चेंज होना चाहिए, जो मैं समझ रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम है, मुझे देखना पड़ेगा। इसमें प्रेशर भी चेंज होगा, जब आपके पार्टिकल ट्रांसफर हो रहे हैं तो प्रेशर भी चेंज होगा। पार्टिकल ट्रांसफर कब करेगा? नहीं सर, प्रेशर तो चेंज नहीं, प्रेशर तो चेंज हो सकता है सर, लेकिन उसकी एनर्जी की बात हो रही है, मतलब ये हो रहा है कि उसकी वो हो रही है, पार्टिकल की बात हो रही है। पार्टिकल अब जैसे ये है, एक तो थर्मस होता है जैसे हमारे, हाँ थर्मस होता है, तो थर्मस में क्या होगा कि सिर्फ ओनली हीट का ट्रांसफर होगा, अगर एनवायरमेंट में होगा ना, इसमें हीट का होगा। ठीक है। हाँ उसमें नहीं हुआ। और और इसका ये है कि जैसे ऊर्जा और लोहे की छड़ वाला हो गया सर, नहीं नहीं उसमें भी नहीं है। बताओ। सर एक का ही मालूम है मेरे को, तो माइक्रोकोनिकल वाला, भाई हीट का हो जाएगा ट्रांसफर। अच्छा, तो उसको आपने माइक्रो कैनोनिकल हीट को क्यों कहा? माइक्रो कैनोनिकल वर्ड, आपने माइक्रो जो वर्ड है वो हीट के साथ में क्यों जोड़ा? मैक्रो भी तो हो सकता था ना यहाँ पे, मैक्रो क्यों नहीं है? मैक्रो मतलब बड़ा हो गया ना, माइक्रो तो छोटा है। मैक्रो आपका ग्रैंड कैनोनिकल हो गया। ग्रैंड कैनोनिकल के अंदर आप कह रहे हो कि उसकी एनर्जी और पार्टिकल्स दोनों चेंज होते हैं। इसमें ऐसा, इसको माइक्रो कैनोनिकल के अंदर सिर्फ एनर्जी को आपने माइक्रो के फॉर्म में कैसे लिया है? सर माइक्रो के लिए ऐसे ही है कि एक है ना जो सिस्टम होता है ना, माइक्रो के अंदर क्या होता है, एक बड़ा सिस्टम होता है, बड़े सिस्टम में छोटे छोटे सिस्टम काम करते हैं, ठीक है। तब इसके लिए माइक्रो लिया है। और ये आप पूछ रहे थे ना कि हीट का कैसे हुआ, हीट का उसका मतलब द्रव का कैसे हुआ, ये भी मैं बता सकता हूँ। इसमें क्या है कि बाहर की जो दीवार होगी ना, तीनों में बाहर की दीवार होगी ना, तीनों में हाँ, अलग अलग होगी। नहीं, बाहर की दीवार रुद्धोष्म होगी, तो बाहर तो कुछ ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, बाहर तो नहीं, इसको तो रुद्धोष्म को, बाहर वाली को मैं सॉलिड, रुद्धोष्म, मैं वॉल बना देता हूँ, हाँ इंसुलेटेड। वो सॉलिड, हाँ ये बाहर वाली इंसुलेटेड वॉल है, बिल्कुल सही है। हाँ हाँ। अब इसके अंदर है ना माइक्रो बनानी है ना हमें, हाँ माइक्रो बनानी है, तो इसके लिए मतलब सिंगल दीवार बनानी पड़ेगी ऐसी कि जो टेम्परेचर का ट्रांसफर कर सके। ठीक है। जैसे एयर भी दो स्टेट है, एक तो माइक्रो है, दोनों माइक्रो स्टेट है, तो अब इनमें हीट का ट्रांसफर हो जाएगा सर। ठीक है, ये आप वाले बीच वाली जो मेम्ब्रेन है, ये हमारी
इंसुले मतलब थर्मल कंडक्टिंग होनी चाहिए, है ना। थर्मल कंडक्टिंग हो गए, हाँ। यहाँ पर तो सेपरेशन जो हो रहा है वो सेपरेशन थर्मल कंडक्टिंग है, ठीक है। देन कैनोनिकल में, अब सर कैनोनिकल में है ना, छिद्र है छिद्र है बीच के अंदर, तो दोनों का ट्रांसफर हो रहा है। वो हो गया ग्रांड कैनोनिकल में। ये मेम्ब्रेन हाँ है वो आप हाँ मेम्ब्रेन में होल्स वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है। हाँ, उसमें छिद्र कर दिया हमने, ऐसे मतलब वॉल कहीं टूटी हुई है तो ट्रांसफर होगा उसमें, हीट का दोनों का ट्रांसफर हो गया। ठीक है। और और कैनोनिक, ये कैनिकल में सर इसमें इसका पता नहीं सर कैसे हुआ। हाँ, अच्छा अब इससे क्या फायदा, हमने ये 3 कैनोनिकल का फायदा क्या है ये अभी तक मुझे बताया नहीं आपने। इन तीनों को अलग अलग बनाने का क्या फायदा है। तीनों की प्रॉपर्टीज में फर्क है, तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग आएगी, तीनों की थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी, अलग अलग है सर। है ना, डिफरेंट हम्म थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज। कैसे है, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है। कैसे, प्रॉपर्टी तो सर अलग अलग है उसके, इसके अंदर क्या होगा, जो माइक्रो है ना, उसमें तो ये हो गया कि भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर दोनों का सेम हो जाएगा। और सेकंड में क्या होगा कि इसके कॉनिकल के अंदर फिजिकल, यानी कि फिजिकल भी अलग होगा, पार्टीशन है, और ये टेम्परेचर भी एक हो जाएगा। और इसके अंदर होगा एक ही होगा, हीट ही होगी। चलो थोड़ा इसको और देखना आप बाद में। मैं चूंकि मेरा अभी मैं इसको पढ़ा नहीं रहा हूँ ना, इसलिए मैं इसके टच में नहीं हूँ, लेकिन हाँ इसको इम्प्रूव करके मैं आपको बता भी सकता हूँ, आप भी थोड़ा पढ़ना। और इसका पीवी डायग्राम वो या टीएस डायग्राम वो क्या बनेगा, पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम वो क्या बनेगा, इसको और मुझे बताना, आप मुझे बताना, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा। नाउ जो आपका नेक्स्ट जो थर्ड यूनिट है ना, वो हमारा बात करता है अलग अलग पार्टिकल्स के लिए। अब पार्टिकल्स की का आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कि लाइक आपके पास में खूब सारी एक ही रंग की बॉल्स है, खूब सारी एक ही रंग की बॉल्स है, एक जैसी बॉल्स है। और उन बॉल्स को आपने क्या किया, बाल्टी में रखी हुई है वो बॉल्स, आप उन बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब देखो यहाँ पे हम अलग अलग केसेस लेंगे। पहला ये है कि हमारे पास में आइडेंटिकल पार्टिकल सब एक जैसे हैं, कोई आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। एक मैंने बाल्टी और उस बाल्टी के अंदर मैंने खूब सारे पार्टिकल्स डाल दिए और उसमें खूब सारी बॉल्स डाल दी, और ये सारी है एक जैसी है। अब इन सारी बॉल्स मैंने नीचे जमीन पे डाला, तो जब मैं जमीन पे डालूंगा तो ये बॉल्स इस तरह से नीचे आएगी, और जब नीचे आएगी बॉल्स जमीन के ऊपर, आपने बाल्टी के अंदर खूब सारी बॉल्स है और उसको जमीन पे आपने खाली कर दिया, तो बॉल्स इस तरह से रहेगी। और कुछ बॉल्स थोड़ी सी आगे जाएगी, 2-3 सारी बॉल्स नहीं आएगी, थोड़ी 2-3 बॉल्स आगे तक जाएगी। अब इसमें देखो इसमें हुआ क्या, इसके अंदर यहाँ पर आने की, बॉल के यहाँ पर आने की प्रोबेबिलिटी, बॉल के यहाँ पर आने की प्रोबेबिलिटी या इस लोकेशन को फिल करने की प्रोबेबिलिटी
आपको यहाँ पे कम मिलेगी, नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ कम है और नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ पर ज्यादा है। इसको अगर मैं एनर्जी डायग्राम समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर एनर्जी क्या है, सारी बॉल्स एक जैसी है लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन अलग ढंग से हो रहा है, सारी एक जगह नहीं आ रही है। अगर आइडेंटिकल बॉल्स हैं और ये मेरी एनर्जी स्टेट है, एनर्जी स्टेट कैसे, लाइक मेरे पास में मैं क्लासरूम के अंदर बात करूं, मेरे पास इस तरह की टेबल्स लगी हुई है और इन टेबल्स के ऊपर मुझे लड़कों को बैठाना है और यहाँ पर आपका टीचर खड़ा रहता है, तब क्या होता है, आगे वाली बेंच पे एक दो बैठते हैं, पीछे वाले पे 3-4 बैठ जाएंगे, उसके पीछे और ज्यादा बैठ जाएंगे, उसके पीछे और ज्यादा बैठ जाएंगे, तो बच्चे सारे एक जैसे हैं। तो इनका जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कौन कहाँ बैठ रहा है, किस तरह से बैठ रहा है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को जब सारे सारे एक जैसे हैं तो वो हो जाएगा हमारा आइडेंटिकल पार्टिकल्स। और यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ काम आता है वो होता है बोल्ट्जमैन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो कि आइडेंटिकल पार्टिकल पे वर्क करता है। और ये क्या कहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ये एक्सपोनेंशियल होता है। अगर मेरे पास में n नॉट टोटल बॉल्स थी, टोटल बॉल्स मेरे पास में n नॉट है, तो यहाँ पर जो बॉल पहुंच रही है इस एनर्जी स्टेट में, ई एनर्जी स्टेट में एट टेम्परेचर T, वो डिपेंड करती है n नॉट e टू द पावर माइनस e बाई KT के बराबर होती है। ये इतनी बॉल्स वहां पर पहुंचेगी। ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताता है आइडेंटिकल पार्टिकल्स का। और ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सा, इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को अगर मैं प्लॉट करूं तो इसका प्लॉट इस तरह से आ रहा है, एक्सपोनेंशियली डीके, एक्सपोनेंशियली डीके है। जैसे जैसे आपकी एनर्जी और एन के बीच का ग्राफ एक्सपोनेंशियली डीके, ठीक है। देन आल्सो इट डिपेंड्स ऑन टी, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, और टेम्परेचर के क्या है, टी पे डिपेंड कर रहा है। तो टेम्परेचर जितना कम होगा उतना एक्सपोनेंशियल फास्ट होगा। तो ये हमारा आइडेंटिकल पार्टिकल। इसके अलावा दूसरा और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, वो है हमारा फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। फर्मी डिराक बेसिकली क्या, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने क्या माना, यहाँ पे सारे सारे आइडेंटिकल है, ये सारे सारे आइडेंटिकल थे। ये आइडेंटिकल तो नहीं है, ऑल आर नॉट आइडेंटिकल। इसके साथ में उनकी हमने स्पिन को भी लिया। तो हमने क्या किया, लाइक है ना, मैं यहाँ पे ये जो बच्चों की मैंने बात की क्लास के अंदर, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मेल फीमेल, है ना, बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ पे बॉयज भी है और गर्ल्स भी है। तब उस केस में हमारे पास दो अलग अलग हो गए। और इसके साथ में कंडीशन और लगाता हूँ कि एक लड़के के पास में लड़की बैठेगी, यानी कि अगर मैं यहाँ पे हमारे जो क्वांटम के अंदर या फिजिक्स में बात करूँ तो मेरे पास में अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, प्लस हाफ का एक इलेक्ट्रॉन आएगा और उसी और के अंदर वहां पर एक माइनस हाफ का इलेक्ट्रॉन भी आएगा। दो इलेक्ट्रॉन्स एक साथ में रहेंगे, प्लस हाफ स्पिन और माइनस हाफ स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स एक साथ में रहेंगे। जब इस तरह की कंडीशन है तब मैं इसको क्या बताऊंगा, यहाँ पर मैं इट इज वर्किंग ऑन, ये फॉर आइडेंटिकल पार्टिकल हो गया। फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल ऑन, ये एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल ऑन स्पिन हाफ पार्टिकल्स, जिनका स्पिन हाफ है उन पार्टिकल्स पर एप्लीकेबल है। जब स्पिन हाफ पार्टिकल की मैं बात करूं तब मेरा क्या हुआ, सारा चेंज हो गया और मेरे पास में जो अभी मैंने कहा ये एनर्जी लेवल्स बने हुए हैं। क्लासरूम की मैं बात करूं तो अब मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पर एक लड़का बैठ सकता है, एक लड़के के पास में एक लड़की को बैठना होगा, एक प्लस हाफ का है तो एक माइनस हाफ का है। अगर एक और इसके पास लड़का आ गया तो एक लड़की को भी आना पड़ेगा, एक और लड़का इसके पास अगर आ गया तो एक लड़की को और आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह से चल रहा है। तो मेरे यहाँ पर अब क्या हो गया, स्पिन वाली जैसे ही बात आ गई तो अब मेरी यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी इसकी बता सकता हूँ कि इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा। इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन P, यहाँ हमने तो पहले डायरेक्ट नंबर बता दिए कितने नंबर आएंगे, अब मैं यहाँ पे नंबर नहीं बता रहा हूँ, मैं उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ
कि एनर्जी लेवल ई में कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि पार्टिकल वहां पर आए, और ये प्रोबेबिलिटी होती है एच न्यू e टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी डिवाइड बाई 1 माइनस e टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी के बराबर हो। अब इस क्वांटिटी में देखो नीचे वाली क्वांटिटी क्या है, 1 माइनस है, नीचे वाली क्वांटिटी माइनस है, तो नीचे वाली क्वांटिटी 1 से छोटी हो गई। जब 1 से छोटी हो गई ई जो है वो प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा आ जाएगी, मीन यहाँ सॉरी 0 से ज्यादा होगी, प्रोबेबिलिटी इसकी 0 से ज्यादा आ रही है। हमारे पास में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ रही है, ठीक है, देयर इज अ डिफाइनाइट प्रोबेबिलिटी हमको मिल रही है। और एच न्यू क्या है, एच न्यू ई है, ई बराबर एच न्यू, यहाँ से आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी। ये उन पार्टिकल्स के लिए है जिनका स्पिन हाफ स्पिन था। अब हमारे पास में कुछ फिजिक्स में हमारे एटॉमिक सिस्टम के अंदर ऐसे पार्टिकल भी हैं जिनका स्पिन हाफ नहीं होकर फुल स्पिन है, स्पिन +1 -1 स्पिन के भी पार्टिकल है जिनको हम कहते हैं बोसोन्स। ये फर्मियंस पे वर्क करता है, फर्मियंस हाफ स्पिन पार्टिकल्स है, फर्मियंस। तो अब हाफ स्पिन के बाद में थर्ड जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें बोसोन्स फुल स्पिन पार्टिकल्स, और वहां पे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो है बॉस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बॉस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बॉस आइंस्टीन। बॉस हमारा एसएन बोस ही है, ये इंडियन साइंटिस्ट, ठीक है। ये वर्क ऑन फुल स्पिन पार्टिकल्स, फुल स्पिन पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल, जिनको बोसोन्स भी कहते हैं। अब इस केस में जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आएगा वो पीई, यहां पर नीचे माइनस आ रहा था, यहां पर आपका नीचे इसमें प्लस है, एच न्यू ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी होल डिवाइड बाई 1 प्लस ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी। अब देखो दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करो, स्पिन हाफ के अंदर डिनोमिनेटर में आ रहा है -1 माइनस, तो नीचे वाली क्वांटिटी 1 से छोटी हो रही है, और यहाँ पर इसमें बोसोन पार्टिकल्स के लिए 1 प्लस नीचे वाली क्वांटिटी 1 से बड़ी हो रही है। जब नीचे वाली क्वांटिटी 1 से बड़ी हो रही है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है और इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। फॉर द सेम एनर्जी लेवल, एक ही अगर एनर्जी लेवल ई एनर्जी लेवल है, एच न्यू एनर्जी लेवल ई, क्या इसको एच न्यू को हम ई भी लिख सकते हैं ना, ई एनर्जी लेवल में सेम टेम्परेचर टी पर, सेम टेम्परेचर टी पर अगर मैं बोसोन पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करूं और फर्मियन पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करता हूं तो फर्मियन की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। ये है हमारा जो टॉपिक था वो, ठीक है। आज तो सर बीमार थे इसलिए मैंने आपकी क्लास ले ली, बाकी इसको वही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। जी सर। हाँ, कौन सी बुक काम में ली इसमें आपने? नहीं सर, मैंने तो जो हिंदी मीडियम की है थर्मोडायनेमिक्स की सीबीएच की बुक है। अच्छा ठीक है, मैं वो पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है भाई, तो आप कंटिन्यू करो, आप हो गया टाइम, ठीक है ना। ठीक सर। ओके।